ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर इस टॉपिक को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि इकनॉमी में, मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, तो इसकी हेडलाइन है कि हाउ आरबीआई वेंट रॉन्ग ऑन इन्फ्लेशन। बेसिक प्रीमाइस समझते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि काफ़ी टाइम से इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बहुत ही ज़्यादा चल रही है दोनों सेक्टर में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी और होलसेल प्राइस इंडेक्स में भी। ठीक है, तो अब हम इस पूरे सिनेरियो को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझने की ज़रूरत है। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि 2015 में मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क साइन किया गया था। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एक एक तरीके का लीगल एग्रीमेंट है। उसके अंतर्गत ये प्रोविज़न है कि आरबीआई का ये मैंडेट है कि इन्फ्लेशन को 4% ±2% इस दायरे में रखना है। मैक्सिमम 6% इन्फ्लेशन हो सकता है, मिनिमम 2% इन्फ्लेशन हो सकता है। ठीक है, अब इसमें ये है कि किस स्थिति में हम ये कहेंगे कि इन्फ्लेशन ब्रीच हो रहा है, टारगेट ब्रीच हो रहा है। अगर कंसेक्यूटिवली 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर में इन्फ्लेशन ब्रीच हो रहा है, 6% के ऊपर या 2% के नीचे हो रहा है, तो हम उसको कहते हैं कि आरबीआई इज़ फेल टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। ठीक है, अब देखो, जब ऐसा होता है तो उसके 3 स्टेप्स हैं जो आरबीआई को लेने होते हैं। पहला, क्या कारण रहे कि क्यों फेल हो गए। दूसरा, आप क्या करेंगे उसे कंट्रोल करने के लिए। और एस्टिमेट टाइम पीरियड बताते हैं कि बाई इतने टाइम के बाद वी विल बी एबल टू कंट्रोल दिस। ठीक है, जैसा कि शक्तिकांत दास जी ने बताया है कि ये जो है लीगल प्रोसेस है, तो इसको पब्लिक नहीं किया जाता है। इसकी जो रिपोर्ट बनाई जाती है कि क्यों फेल हुए, उसको पब्लिक नहीं करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट कॉज्ड हाई इन्फ्लेशन। तो जैसा कि हम लोग सब जानते ही हैं कि ऐसा बताया जाता है कि फूड प्राइसेस और फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ कर गए, इस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया है। ठीक है, राइटर का क्या कहना है। राइटर का ये कहना है कि जो फूड प्राइसेस है ना, देखो जो सीपीआई होती है ना, एक चीज़ दिखाता हूँ पहले। देखो, राइटर का कहना था कि हम ये मानते हैं कि फूड प्राइसेस बढ़ गए और फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए। ठीक है, तो राइटर ये कहता है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लेकिन हेडलाइन इन्फ्लेशन इज़ नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन फूड एंड फ्यूल। उसके अलावा भी तो चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। बेसिकली कोर इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन से जब आप फूड और फ्यूल को हटा देते हैं तो जो भी चीज़ें बचती हैं वो आती हैं कोर इन्फ्लेशन के अंतर्गत। ठीक है, तो ठीक है, अब राइटर का ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि टोटली इस पे डिपेंडेंट है तो इस वजह से आप फेल हो गए। ठीक है, तो असेस कर रहे हैं रीज़न कि क्यों फेल हो गए। तो कुछ कमेंट्स हैं, ये हैं कि राइटर का मानना है कि ये अंडरस्टैंडिंग करने में कि व्हेन इज़ द राइट टाइम टू इंक्रीज़ द इंटरेस्ट रेट, आरबीआई फेल्ड। और इनको लगता था कि इन्फ्लेशन अपीयर्स टू बी ट्रांजिएंट। कुल मिला के उसको असेस नहीं कर पाए कि कब हमको जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने चाहिए थे। ठीक है, अब इसके पीछे के आर्गूमेंट समझते हैं। इसके पीछे के 2 मेन आर्गूमेंट हैं कि पहला एक आर्गूमेंट ये है कि आरबीआई जो है ना वो डबल रोल प्ले करता है। ये सबसे बड़ा जो है मेन आर्गूमेंट है। तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने उस समय इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया जब सरकार के पास पैसा नहीं था। बेसिकली आरबीआई हेल्प्ड गवर्नमेंट टू गेट मनी फ्रॉम द मार्केट एट लोअर इंटरेस्ट रेट। समझे ना, उस समय अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता तो गवर्नमेंट की डेप्ट प्रोक्योर करने की जो एबिलिटी है ना, उसमें गवर्नमेंट को काफ़ी नुकसान हो जाता। समझ रहे हैं, तो आरबीआई ने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया इनडायरेक्टली बाय नॉट इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, बाय नॉट इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट। पर ऐसा करने से क्या हो गया कि महंगाई बढ़ गई। लेकिन आरबीआई ये बात थोड़ी बोलेगी कि हम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे इस वजह से नहीं बढ़ा है। तो एक दूसरा आर्गूमेंट है, उसको कहा जाता है ग्रोथ आर्गूमेंट। ग्रोथ आर्गूमेंट के अंतर्गत ये है कि वी डिड नॉट रेज इंटरेस्ट रेट बिकॉज वी वांटेड टू सपोर्ट द इकोनॉमी। इट इज़ वर्थ रिमेंबरिंग हेयर दैट द हाई इन्फ्लेशन डज पुल डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ।
तो अब राइटर बोलता है कि जैसे कि उन्होंने बोला कि हम इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, इस वजह से हमने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया। तो राइटर बोलता है कि हाई इन्फ्लेशन अगर हो गया है तो इस वजह से भी तो इकोनॉमी को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। फर्दर हाई इन्फ्लेशन निगेटिवली इम्पैक्ट्स द पुअर एंड द नॉट सो वेल ऑफ मोर देन अदर्स। तो एक चीज़ यहाँ पर ये है, चाहे आंसर इकोनॉमी का हो चाहे पॉलिटी का हो, अगर इसमें लिखा हुआ है कि इट इम्पैक्ट्स द पुअर एंड नॉट सो वेल ऑफ, तो आर्टिकल 46 का इस्तेमाल करना है, ठीक है। Hence, in a developing country like India, controlling inflation should be the important as supporting economic growth, if not more। देखो राइटर ने कितनी चालाकी से बोल दिया कि ऐसा नहीं तुम एक को प्रायोरिटाइज़ करो, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, पर ध्यान ये रखना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग इसका फंडामेंटल प्रीमाइज़ हो सकता है, मुझे लग रहा है कि हम समझ गए। इसमें ढेर सारे कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि MPC एग्रीमेंट 2015 का, उसके अंतर्गत लीगल मैंडेट। फिर दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि CPI क्या होता है, CPI के हिसाब से हम लोग इन्फ्लेशन मेज़र करते हैं। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद हेडलाइन इन्फ्लेशन किसको कहते हैं, कोर इन्फ्लेशन किसको कहते हैं, हमने समझा। हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब मेन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन मतलब जिसमें से फूड और फ्यूल हट जाए, ठीक है। उसके बाद हमने ये समझा कि RBI फेल क्यों हुई, RBI कुड नॉट असेस इट प्रॉपरली एंड बेसिकली सम आर्ग्यू दैट RBI सपोर्टेड गवर्नमेंट, ये वाला आर्गूमेंट लेकर आना है। उसके RBI की साइड हमको बतानी है कि RBI द ग्रोथ और आर्गूमेंट, ओके, कि RBI ने क्यों जो है इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया। तो बेसिकली यही है, इतना ही है महंगाई को समझने के लिए। धन्यवाद।